नमस्कार दोस्तों, ओशियन सिविल सर्विस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोगों का अध्याय 14 है। अध्याय 14 में है राजभाषा। तो आज हम लोग राजभाषा को देखेंगे, राजभाषा को पढ़ेंगे। तो चलिए इसको देखते हैं हम लोग आगे। राजभाषा का शाब्दिक अर्थ है राजकाज की भाषा। अतः जो भाषा देश के राजकीय कार्यों के लिए प्रयुक्त होती है वह राजभाषा कहलाती है। राजाओं नवाबों के जमाने में इसे दरबारी भाषा कहा जाता था। भारत में भी स्वतंत्रता के पश्चात राष्ट्रभाषा हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ, किंतु अहिंदी भाषी लोगों द्वारा हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिए जाने का प्रबल विरोध हुआ था। यही वजह थी कि संविधान सभा में राजभाषा के प्रश्न पर बहस के दौरान, जो 11 सितंबर 1949 ईस्वी से 14 सितंबर 1949 ईस्वी तक हुई, उसमें हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत एवं हिंदुस्तानी के दावे पर विचार किया गया था। किंतु संविधान सभा के भीतर और बाहर हिंदी के विपुल समर्थन को देखकर संविधान सभा की नियम समिति ने हिंदी के पक्ष में अपना निर्णय दिया। यह निर्णय हिंदी विरोधी एवं हिंदी समर्थकों के बीच मुंशी आयंगर फार्मूले के द्वारा समझौते के परिणाम स्वरूप सामने आया और 14 सितंबर 1949 को हिंदी को संवैधानिक रूप से राजभाषा घोषित किया गया। इसलिए प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। संविधान का भाग 17 अनुच्छेद 343 से 351 राजभाषा के बारे में है। भाग 17 में कुल 4 अध्याय हैं। जैसे पहला अध्याय जो है संघ की राजभाषा, अनुच्छेद 343 और 44। इसके बाद प्रादेशिक भाषाएं, अनुच्छेद 345 और 47। उसके बाद उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय आदि की भाषा, अनुच्छेद 348, 349 और विशेष निदेश 350, 351 जो कि अनुच्छेद है। उल्लेखनीय है कि उपरोक्त के अतिरिक्त अनुसूची 8 तथा अनुच्छेद 29, 30, 120, 210 आदि भी भाषा के बारे में है। इसके बाद है संघ की राजभाषा। तो इसमें एक अनुच्छेद 343 के तहत संघ की राजभाषा संबंधी प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद 343 एक के तहत या अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि जो है देवनागरी होगी तथा शासकीय कार्यों में प्रयोग किए जाने वाले अंकों का रूप जो है भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप होगा। ज्ञातव्य है कि संविधान के लागू होने की तिथि अर्थात 26 जनवरी 1950 से हिंदी को राजभाषा का दर्जा तो दिया गया, किंतु उसे लागू नहीं किया गया, क्योंककि अनुच्छेद 343(2) में यह प्रावधान किया गया था कि संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की अवधि तक अर्थात 1965 तक उन सभी शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा जिनके लिए पहले प्रयोग किया जा रहा था। यद्यपि राष्ट्रपति उक्त अवधि के दौरान संघ के शासकीय प्रयोजनों में से किसी के लिए अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिंदी भाषा का और भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप के अतिरिक्त देवनागरी रूप का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा। यह प्रावधान हिंदी भाषी क्षेत्रों से हिंदी के विरोध तथा प्रशासन की गतिशीलता को बनाए रखने के लिए किया गया था। साथ ही संसद को यह अख्तियार भी दिया गया था कि वह संघ की राजभाषा के रूप में अंग्रेजी के प्रयोग की अवधि को 1965 से आगे भी बढ़ा सकती है। संसद ने इस शक्ति का प्रयोग करते हुए राजभाषा अधिनियम 1963 पारित कर यह प्रावधान किया कि 26 जनवरी 1965 से हिंदी संघ की राजभाषा तो रहेगी, परंतु उस समय से हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी भी संघ के सभी सरकारी प्रयोजनों के लिए बराबर प्रयुक्त होती रहेगी। इस प्रकार अब संघ के सभी सरकारी प्रयोजनों के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाएं प्रयुक्त की जा सकती थी। तत्पश्चात राजभाषा संशोधन अधिनियम 1967 द्वारा इस प्रावधान में संशोधन कर यह उपबंध किया गया कि अंग्रेजी भाषा का प्रयोग समाप्त करने के लिए ऐसे सभी राज्यों के विधानमंडलों द्वारा जिन्होंने हिंदी को अपनी राजभाषा के रूप में नहीं अपनाया है संकल्प पारित करना होगा और विधानमंडलों के संकल्पों पर विचार कर लेने के पश्चात उसकी समाप्ति के लिए संसद के दोनों सदनों द्वारा संकल्प पारित करना होगा। ऐसा नहीं होने पर अंग्रेजी अपनी पूर्व स्थिति बनी रहेगी। इस प्रकार अब अंग्रेजी जो है संघ की राजभाषा के रूप में अनिश्चित काल तक बनी रह सकती है, क्योंकि यदि भारत का एक भी अहिंदी भाषी राज्य चाहेगा कि अंग्रेजी बनी रहे तो वह सारे देश की सहायक राजभाषा बनी रहेगी। इसके बाद है राजभाषा आयोग।
संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत राष्ट्रपति को राजभाषा के संबंध में सलाह देने के लिए एक आयोग की नियुक्ति का प्रावधान है। राजभाषा आयोग की नियुक्ति संविधान के प्रारंभ से 5 वर्ष की समाप्ति पर और उसके बाद प्रत्येक 10 वर्ष की समाप्ति पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। इस आयोग का गठन एक अध्यक्ष तथा 8वीं अनुसूची में निर्दिष्ट विभिन्न भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले ऐसे सदस्यों को मिलाकर किया जाएगा जिनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। वर्तमान में एक अध्यक्ष एवं 22 सदस्य हैं। इसमें उल्लेखनीय है कि राष्ट्रपति ने इस अधिकार का प्रयोग करते हुए जून 1955 में श्री बीजी खेर बाल गंगाधर खेर की अध्यक्षता में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया था। इस आयोग ने जुलाई 1956 में अपना प्रतिवेदन दिया था। अनुच्छेद 344(2) के अनुसार आयोग का यह कर्तव्य है कि वह राष्ट्रपति को अधोलिखित के संबंध में सिफारिश करे। जैसे पहले सिफारिश करेगा कि संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी भाषा के अधिकाधिक प्रयोग, संघ के सभी किन्ही शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा के प्रयोग पर निर्बंधन, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों में तथा संघ की तथा राज्य के अधिनियमों तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों में प्रयोग की जाने वाली भाषा के विषय में। उसके बाद संघ के किसी एक या अधिक उल्लिखित प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने वाले अंगों के विषय में। संघ की राजभाषा तथा संघ और किसी राज्य के बीच अथवा एक राज्य तथा दूसरे राज्यों के बीच पत्राचार की भाषा तथा उसके प्रयोग के विषय में, और संघ की राजभाषा के बारे में या किसी अन्य विषय में जो राष्ट्रपति आयोग को सौंपे या सौंपता है। आयोग अपनी सिफारिशें राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करने में भारत के औद्योगिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक उन्नति तथा लोक सेवाओं के संबंध में हिंदी भाषी क्षेत्र के लोगों के न्यायोचित दावों एवं हितों का समुचित ध्यान रखेगा। इसके बाद एक राजभाषा पर संयुक्त संसदीय समिति। इसमें एक अनुच्छेद 344(4) के तहत एक 30 सदस्यीय संयुक्त संसदीय समिति के गठन का प्रावधान है। किसके तहत? अनुच्छेद 344(4) के तहत। इसमें लोकसभा के 20 तथा राज्यसभा के 10 सदस्यों को शामिल किया जाता है। सदस्यों का निर्वाचन लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है। संसदीय समिति का यह कर्तव्य है कि वह केंद्र के प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए हिंदी के प्रयोग की दिशा में हुई प्रगति तथा राजभाषा आयोग की सिफारिशों की परीक्षा करे और राष्ट्रपति को अपनी राय प्रतिवेदित करे। राष्ट्रपति ऐसी सिफारिशों को क्रियान्वित कराने के लिए यथोचित निर्देश दे सकेगा। ज्ञातव्य है कि राजभाषा पर प्रथम संयुक्त संसदीय समिति का गठन नवंबर 1957 में श्री गोविंद बल्लभ पंत जीबी पंत की अध्यक्षता में किया गया था। पंत समिति ने फरवरी 1959 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। इसके बाद है स्थायी राजभाषा आयोग। इसमें प्रथम राजभाषा आयोग ने हिंदी शब्दावली के विकास के लिए 2 अस्थायी आयोगों की नियुक्ति की सिफारिश की थी। इन स्थायी आयोगों की स्थापना 1961 में की गई और समय समय पर इनका पुनर्गठन हुआ। 1976 में राजभाषा विधायी आयोग को समाप्त कर दिए गए और दूसरा आयोग अर्थात वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग अब भी मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन कार्य कर रहा है। इसके बाद है प्रादेशिक भाषाएं। इसमें है प्रादेशिक भाषाओं से तात्पर्य राज्यों की राजभाषाओं से है। राज्यों की राजभाषाओं के बारे में प्रावधान अनुच्छेद 345 में दिया गया है। अनुच्छेद 345 राज्यों को अपनी प्रादेशिक राजभाषा स्वयं चुनने का अधिकार प्रदान करता है। इसमें यह प्रावधान किया है कि किसी राज्य का विधानमंडल उस राज्य में प्रयोग होने वाली भाषाओं में से किसी एक या अधिक भाषाओं को या हिंदी को उस राज्य की सभी या किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा के रूप में अंगीकार कर सकेगा। परंतु जब तक राज्य विधानमंडल किसी भाषा को राजभाषा के रूप में अंगीकार नहीं करता है, तब तक शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी का प्रयोग जारी रहेगा। राज्य विधानमंडलों द्वारा सदनों में प्रस्तुत विधेयक अथवा प्रस्तावित संशोधन एवं पारित सभी अधिनियम, राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल द्वारा जारी सभी अध्यादेश, संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा जारी किए गए सभी आदेशों एवं नियमों के पाठ अंग्रेजी भाषा में ही होंगे। उल्लेखनीय है कि संघ की राजभाषा हिंदी इस समय 9 राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड,
राजस्थान, हरियाणा व हिमाचल प्रदेश तथा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की भी राजभाषा है। इनके अतिरिक्त अन्य हिंदी भाषी राज्यों में महाराष्ट्र, गुजरात व पंजाब की एवं केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ और अंडमान निकोबार की सरकारों ने हिंदी को द्वितीय राजभाषा घोषित कर रखा है। ज्ञातव्य है कि मेघालय, मिजोरम तथा नागालैंड की राजभाषा अंग्रेजी है। उल्लेखनीय है कि राज्यों के द्वारा भाषा का चुनाव किया जाना संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित भाषाओं तक ही सीमित नहीं है। इसके बाद यहाँ दिए गए एक सूची दी गई। भारत का प्रथम संविधान साक्षर जनपद कोल्लम है। इसमें केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने 14 जनवरी 2023 को केरल के कोल्लम जनपद को भारत का प्रथम संविधान साक्षर जनपद घोषित किया। ज्ञातव्य है कि यह सफलता संविधान साक्षरता अभियान द सिटीजन 2022 के तहत प्राप्त की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य जिले को संवैधानिक रूप से पूर्ण साक्षर बनाना था। उल्लेखनीय है कि यह अधिनियम कोल्लम जिला पंचायत, जिला योजना समिति एवं केरल स्थानीय प्रशासन संस्थान द्वारा संयुक्त रूप से प्रारंभ किया गया था। इसके बाद है पत्रार्थ की राजभाषा। इसमें कि संघ और किसी राज्य के मध्य अथवा दो राज्यों के मध्य पत्रार्थ संव्यवहार किस भाषा में किया जाएगा, इसके बारे में बंद अनुच्छेद 346 में दिया गया है। इसके अनुसार संघ में शासकीय प्रयोजनों के लिए प्राधिकृत भाषा ही एक राज्य और दूसरे राज्य, संघ और राज्य के बीच पत्रार्थ की भाषा होगी, परंतु दो या अधिक राज्य आपस में करार कर राजभाषा हिंदी को पत्रार्थ की भाषा स्वीकार कर सकते हैं। ज्ञातव्य है कि वर्तमान में हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों का प्रयोग संघ के शासकीय प्रयोजनों हेतु अनुज्ञात है। इसके बाद है राजभाषा के लिए राष्ट्रपति द्वारा निर्देश। तो अनुच्छेद 347 के तहत राष्ट्रपति को राजभाषा के बारे में राज्यों को निर्देश देने की शक्ति है या दी गई है। इसके अनुसार यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाता है किसी राज्य की जनसंख्या का पर्याप्त भाग अपने द्वारा बोली जाने वाली किसी भाषा को राज्य द्वारा मान्यता प्रदान कराना चाहती है, तो वह निर्देश दे सकता है कि उस भाषा को भी उस राज्य में सर्वत्र या किसी भाग में शासकीय मान्यता दी जाए। इस प्रकार यह उपबंध किसी राज्य की जनता को अपनी भाषा को शासकीय भाषा का दर्जा दिलाने का अधिकार प्रदान करता है। इसके बाद है उच्चतम और उच्च न्यायालयों आदि की भाषा। इसमें एक अनुच्छेद 348 के तहत उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों की कार्रवाइयों तथा संसद और राज्य विधानमंडलों के सदनों में विधेयकों, अधिनियमों तथा अध्यादेशों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। इसके अनुसार जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंधित न करे तब तक उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की सभी कार्रवाइयां अंग्रेजी भाषा में होंगी तथा संसद व राज्य विधानमंडलों में प्रस्तुत विधेयकों या प्रस्तावित संशोधनों, इनके द्वारा पारित सभी अधिनियमों और राष्ट्रपति और राज्यपाल द्वारा जारी सभी अध्यादेशों तथा संसद व राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों के अधीन निर्मित सभी नियमों, विनियमों और उप विधियों के प्राधिकृत पाठ अंग्रेजी भाषा में होंगे। इसके बाद दिए गए क्षेत्रीय भाषा में निर्णय देने वाला पहला उच्च न्यायालय। इसमें 1 फरवरी 2023 में केरल उच्च न्यायालय ने अपने 2 प्रमुख निर्णयों जैसे वाहन क्रय ऋण एवं चेक डैम के निर्माण से संबंधित को क्षेत्रीय भाषा मलयालम में प्रकाशित करने वाला भारत का पहला उच्च न्यायालय बना। उल्लेखनीय है कि उक्त निर्णय को क्षेत्रीय भाषा में प्रकाशित करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण (NLP) प्रौद्योगिकी का पहली बार उपयोग किया गया। ज्ञातव्य है कि हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी CJI DY चंद्रचूड़ ने सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के निर्णय को क्षेत्रीय भाषा में प्रकाशित करने पर जोर दिया था। गौरतलब है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित 22 भाषाओं में मलयालम जो है 11वीं भाषा है। अब उसी के आगे दिया गया है जो हम लोग अभी देख रहे थे, उच्चतम और उच्च न्यायालयों आदि की भाषा के संबंध में या राष्ट्रपति राज्यपाल का आदेश हो गया, नियम, विनियम, उपनियम, उपविधियां जो है पाठ जो है अंग्रेजी भाषा में होंगे। तो उसी के आगे दिया गया है कि किंतु किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उस राज्य के उच्च न्यायालय में हिंदी भाषा का अथवा उस राज्य की शासकीय भाषा का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा, परंतु ऐसा आदेश उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए किसी निर्णय
डिक्री या आदेश को लागू नहीं होगा। उल्लेखनीय है कि यदि संविधान के लागू होने के 15 वर्ष के भीतर उक्त प्रयोजनों के लिए किसी अन्य भाषा का उपबंध करने वाला कोई विधेयक या संशोधन संसद में प्रस्तुत किया जाता है तो उसके लिए राष्ट्रपति की पूर्वानुमति की आवश्यक होगी और राष्ट्रपति ऐसी अनुमति अनुच्छेद 344 के तहत गठित राजभाषा आयोग और संयुक्त संसदीय समिति की सिफारिश पर ही देगा। अनुच्छेद 349 में कहा गया है। इसके बाद है विशेष निर्देश। इसमें है कि व्यथा निवारण के लिए भाषा। इसमें दिया गया है कि अनुच्छेद 350 एक महत्वपूर्ण अधिकार प्रदान करता है। इसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति, नागरिक या अनागरिक, अपनी व्यथा के निवारण के लिए संघ या राज्य के किसी अधिकारी या प्राधिकारी को संघ या राज्य में प्रयोग होने वाली किसी भी भाषा में आवेदन दे सकता है। अतः किसी आवेदन को केवल इस आधार पर अस्वीकार नहीं किया जा सकता है कि वह राजभाषा में नहीं है। इसके बाद दिए कि मातृभाषा में शिक्षा। इसमें एक अनुच्छेद 350 का के तहत भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बारे में विशेष प्रावधान किया गया है। यह प्रावधान 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा जोड़ा गया है। इसके तहत प्रत्येक राज्य और उसके स्थानीय प्राधिकारियों का यह दायित्व है कि वह भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों को प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा। राष्ट्रपति इन सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिए राज्यों को आवश्यक निर्देश भी दे सकता है। आगे दिए भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी। इसमें है कि संविधान के अनुच्छेद 350 के तहत भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए राष्ट्रपति द्वारा एक विशेष अधिकारी नियुक्त करने का प्रावधान किया गया है। यह प्रावधान भी 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा किया गया है। भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के विशेष अधिकारी अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। उसका प्रमुख कर्तव्य भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के रक्षा उपायों से संबंधित विषयों का अन्वेषण कर राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देना है। राष्ट्रपति इन प्रतिवेदनों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाता है और संबंधित राज्य सरकारों को उपलब्ध कराता है। ध्यातव्य है कि भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के विशेष अधिकारी को आयुक्त का पदनाम दिया गया है, जिसका मुख्यालय इलाहाबाद, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश है। इसी अन्य क्षेत्रीय कार्यालय हैं इसके, जैसे बेलगाम कर्नाटक में, चेन्नई तमिलनाडु में एवं कोलकाता पश्चिम बंगाल में। प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय का प्रमुख जो है उप आयुक्त होता है। इसके बाद है कि हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश। तो इसमें दिए गए संविधान के अनुच्छेद 351 के तहत संघ को हिंदी भाषा के विकास और प्रसार के लिए निर्देश दिया गया है। इस अनुच्छेद के अनुसार संघ सरकार का कर्तव्य है कि वह हिंदी भाषा के विकास और प्रसार के लिए समुचित प्रयास करें, ताकि भारत में राजभाषा हिंदी के ऐसे स्वरूप का विकास हो जो समूचे देश में प्रयुक्त हो सके और जो भारत की सामाजिक संस्कृति यानी कि मिलीजुली संस्कृति की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। इसके साथ ही संघ का यह भी कर्तव्य है कि हिंदी में हिंदुस्तानी और 8वीं अनुसूची मान्यता प्राप्त अन्य भारतीय भाषाओं में प्रयुक्त रूप, पद और शैली को अपनाते हुए तथा शब्द भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत और गौड़ता अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करें। इसके बाद है कि भाषा संबंधी अन्य उपबंध। इसमें संविधान में भाषा विषयक उपबंध भाग 17 के अतिरिक्त अनुसूची 8 तथा अनुच्छेद 29, 30, 120 व 210 में भी दिए गए हैं, जो इस प्रकार हैं। जैसे इसमें है कि 8वीं अनुसूची। तो इसमें दिए गए वर्तमान में 8वीं अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 प्रादेशिक भाषाओं का उल्लेख है। इस अनुसूची में आरंभ में कुल 14 भाषाएं थीं। 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 द्वारा सिंधी को, इसके बाद 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा नेपाली, कोंकणी तथा मणिपुरी शॉर्टकट में इसको नमक भी कहते हैं को, तथा 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली शॉर्टकट में इसको बाट मास भी कहते हैं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। 96वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा 8वीं सूची में शामिल उड़िया भाषा का नाम परिवर्तित कर उड़िया कर दिया गया है। ध्यातव्य है कि अंग्रेजी संघ की सहायक राजभाषा मेघालय, मिजोरम तथा नागालैंड की राजभाषा है, किंतु 8वीं अनुसूची के तहत शामिल नहीं है।
इसी प्रकार प्रमुख प्रादेशिक भाषा राजस्थानी और भोजपुरी को भी इसमें स्थान नहीं दिया गया है। इसके बाद के भाषा लिपि आदि का संरक्षण। इसमें है कि अनुच्छेद 29 के तहत भारत के नागरिकों को अपनी विशेष भाषा लिपि या संस्कृति को बनाए रखने का मूल अधिकार प्रदान किया गया है। साथ ही यह प्रावधान भी किया गया है कि राज्य द्वारा पोषित या सहायता प्राप्त किसी शिक्षा संस्था में प्रवेश से किसी नागरिक को केवल धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। इसके बाद है कि शिक्षण संस्थाओं की स्थापना। इसमें एक अनुच्छेद 30 के तहत धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार दिया गया है तथा यह प्रावधान किया गया है कि ऐसी शिक्षण संस्थाओं को सहायता देने में राज्य द्वारा धर्म या भाषा के आधार पर कोई भी भेद नहीं किया जाएगा। इसके बाद यह एक संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा। इसमें एक अनुच्छेद 120 के अनुसार संसद का कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाएगा, परंतु यथास्थित लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति किसी सदस्य को जो हिंदी या अंग्रेजी में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता, उसकी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुमति दे सकता है। इसके बाद एक राज्य विधानमंडलों में प्रयोग की जाने वाली भाषा। इसमें कि राज्यों के विधानमंडलों का कार्य अपने अपने राज्य की राजभाषा या राजभाषाओं में हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाएगा, परंतु यथास्थिति विधानसभा अध्यक्ष या विधान परिषद का सभापति किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुमति दे सकता है। संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तो 15 वर्ष की अवधि के पश्चात अंग्रेजी भाषा का लोप किया जा सकेगा। ये अनुच्छेद 210 में कहा गया है। इस तरह हम लोगों की जो थ्योरी है कंप्लीट होती है। अब हम लोग जो परीक्षा दृष्टि का और जो शॉर्ट नोट दिए गए हैं उनको देखते हैं हम लोग आगे। परीक्षा दृष्टि में दिया गया है कि संविधान का अनुच्छेद 120 किसकी कार्रवाइयों की भाषा के संबंध में, तो संसद की। अभी हम लोगों ने देखा राज्य विधानमंडलों की कार्रवाइयों में प्रयोग की जाने वाली भाषा के बारे में प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है, अनुच्छेद 210 के तहत। इसके बाद एक संसद में कोई कार्य हिंदी या अंग्रेजी में किया जा सकता है, किंतु किसी अधिकारिक व किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दे सकता है, तो यथास्थिति लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति। विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष या विधान परिषद के अध्यक्ष जो हैं। तो संविधान के किस अनुच्छेद के तहत यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा, अनुच्छेद 350 का के तहत। यहाँ पर आगे दिए गए क्या आप जानते हैं, इसको हम लोग पहले क्या करते थे थ्योरी के साथ में ही पढ़ लेते थे, लेकिन अब क्या है चैप्टर बहुत छोटे छोटे आ गए हैं। इसको हम क्या करते हैं कि परीक्षा दृष्टि जो शॉर्ट नोट्स हैं उसी के साथ में इसको देखते हैं। अब तो इसमें दिया गया है कि हिंदी को यद्यपि राष्ट्रभाषा के रूप में आमतौर पर स्वीकार की जाता है, लेकिन संविधान के तहत आधिकारिक रूप से उसे ऐसा कोई दर्जा प्राप्त नहीं है। हाल ही में गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा अपने एक निर्णय में हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किए जाने कोई औपचारिक सूचना उपलब्ध न होने की बात का उल्लेख किए जाने के बाद अब भारत सरकार ने भी संसद में स्वीकार किया कि संविधान में राष्ट्रभाषा का कोई प्रावधान ही नहीं है। अतः संविधान के अनुच्छेद 343 में हिंदी को संघ की राजभाषा स्वीकार किया गया, न कि राष्ट्रभाषा। परीक्षा दृष्टि में दिया गया है कि किसके आदेश द्वारा राजभाषा आयोग का गठन किया जाता है, तो राष्ट्रपति के। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन जून 1955 में किसकी अध्यक्षता में किया गया, तो बाल गंगाधर खेर की अध्यक्षता में, यानी बीजी खेर की। राजभाषा पर गठित संसदीय समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं, तो 30 सदस्य होते हैं। लोकसभा से 20 होते तथा राज्यसभा से 10 सदस्य होते हैं। नवंबर 1957 में किसकी अध्यक्षता में राजभाषा पर संसदीय समिति का गठन किया गया था, तो जीबी पंत यानी कि गोविंद बल्लभ पंत के अध्यक्षता में। राज्यों की राजभाषाओं के बारे में प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत दिए गए हैं, तो अनुच्छेद 345 के तहत। राज्यों के लिए राजभाषा का निर्धारण कौन करता है, तो संबंधित राज्य का विधानमंडल करता है। संघ और किसी राज्य के मध्य या परस्पर दो राज्यों के मध्य पत्राचार किस भाषा में किया जाता है, तो हिंदी अथवा अंग्रेजी में किया जाता है। किस अनुच्छेद के तहत प्रावधान किया गया है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की सभी कार्रवाइयां जो है अंग्रेजी भाषा में होंगी, तो अनुच्छेद 348 के तहत।
इसके बाद है किसके संबंध में अनुच्छेद 350 का के तहत यह प्रावधान किया गया है कि राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर उन्हें मातृभाषा में शिक्षा दिए जाने की पर्याप्त व्यवस्था करेगा। तो भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के संबंध में भारतीय संघ की राजभाषा क्या है, तो हिंदी है और इसकी लिपि क्या है, देवनागरी है। हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब प्रदान किया गया है, तो 14 सितंबर 1949 को प्रदान किया गया है। भारत में हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। संविधान में राजभाषा से संबंधित प्रावधान किस भाग में दिया गया है, तो भाग 17 में दिए गए हैं, अनुच्छेद 343 से 351 तक। किस अनुच्छेद के तहत संघ की राजभाषा हिंदी घोषित की गई, तो अनुच्छेद 343 के तहत। राजभाषा आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया, तो अनुच्छेद 344 के तहत। इसके बाद दिए गए क्या आप जानते हैं, इसमें एक संविधान सभा द्वारा अंगीकृत एवं अधिनियमित 1949 अधिनियमित किया गया संविधान केवल अंग्रेजी भाषा में था। 1987 में 58वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 394 का जोड़ा गया, जिसमें उल्लिखित किया गया कि वित्त प्रक्रिया में संविधान का आसानी से प्रयोग किया जा सके। इसके लिए आवश्यक है कि इसका हिंदी संस्करण भी प्राधिकृत हो। अंग्रेजी भाषा 8वीं अनुसूची में वर्णित 22 भाषा में शामिल न होते हुए भी मेघालय, मिजोरम और नागालैंड की राजभाषा है। भारतीय राज्यों में उर्दू को प्रथम राजभाषा का दर्जा देने वाला राज्य जम्मू एवं कश्मीर एकमात्र राज्य था, जो वर्तमान में 2 संघ शासित राज्यों में विभक्त हो गया है। सर्वप्रथम हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिए जाने का विचार रखने वाले गुजरात के महान कवि श्री नर्मद जी थे। श्री बाल गंगाधर तिलक ने 1918 में हिंदी भाषा को भारत की राजभाषा के रूप में घोषणा की थी। परीक्षा दृष्टि में दिए कि भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए एक विशेष अधिकारी भाषाई अल्पसंख्यक आयुक्त की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है, तो अनुच्छेद 350 ख के तहत। हिंदी भाषा के विकास और प्रसार के लिए संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ को निर्देश देता है, अनुच्छेद 351। वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कुल कितनी मान्य राजकीय भाषा शामिल है, तो 22 भाषाएं शामिल हैं। संविधान के मूल पाठ में 8वीं अनुसूची के तहत कुल कितनी भाषाओं को रखा गया था, 14 भाषाओं को। किस संविधान संशोधन द्वारा सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची के तहत रखा गया, तो 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 द्वारा। 92वें संविधान संशोधन किससे संबंधित है, भाषाओं से। बोडो, संथाली, डोंगरी और मैथिली को किस संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है, तो 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा। आगे दिया गया है कि कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी को कब संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया, तो 1992 में 71वें संविधान संशोधन द्वारा। आगे दिए गए कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषाएं 2003 में जोड़ी गई थी, बोडो, संथाली, डोंगरी और मैथिली को। 96वें संविधान संशोधन 2011 द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल उड़िया भाषा को परिवर्तित कर क्या नाम दिया गया, उड़िया दिया गया। भारतीय नागरिकों को किस अनुच्छेद के तहत अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है, अनुच्छेद 29 के तहत। जनवरी 2010 में किस राज्य द्वारा संस्कृत भाषा को द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया था, उत्तराखंड द्वारा। आगे दिए गए किन्हें भी जाने, इसमें है कि भाषा को बढ़ावा देने के लिए स्थापित संस्थान। इसमें दिए गए एक तरफ संस्थान है, एक तरफ स्थान दिए गए हैं। तो भारतीय भाषा संस्थान ये कहाँ है, मैसूर कर्नाटक में है। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा महाराष्ट्र में है। अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय कहाँ है, हैदराबाद आंध्र प्रदेश में है। राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान कहाँ है, नई दिल्ली में है। श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ जो है तिरुपति आंध्र प्रदेश में है। मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय हैदराबाद में है। शास्त्रीय तमिल केंद्रीय संस्थान चेन्नई तमिलनाडु में है। केंद्रीय हिंदी संस्थान जो है आगरा उत्तर प्रदेश में है। आगे दिए गए किन्हें भी जाने, इसमें है कि शास्त्रीय या क्लासिकल भाषा। इसमें एक वर्ष 2004 में शास्त्रीय अकादमी जैसी संस्थाओं की सिफारिश पर भारत सरकार द्वारा प्राचीन साहित्यिक परंपराओं का संरक्षण एवं संवर्धन करने के उद्देश्य से कतिपय भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया है। अब तक कुल 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। सर्वप्रथम 2004 में तमिल भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान
किया गया था। तत्पश्चात 2005 में संस्कृत को 2008 में तेलुगु व कन्नड़ को, 2013 में मलयालम को तथा 2014 में उड़िया को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया। ज्ञातव्य है कि शास्त्रीय दृष्टि से द्रविड़ परिवार की भाषा ब्राहुई है, जो पश्चिमी एशियाई बलूचिस्तान की भाषा है। भविष्य में इसके प्रावधानों को लेकर विवाद न हो, इसलिए भारत सरकार ने वर्ष 2006 में नए प्रावधान की घोषणा करते हुए तय किया कि वही भाषा शास्त्रीय भाषा में सम्मिलित होगी जो कम से कम 1500 से 2000 वर्ष पूर्व की ऐतिहासिक हो, साहित्य ग्रंथों एवं वक्ताओं की प्राचीन परंपरा हो, साहित्यिक परंपरा का उद्भव दूसरी भाषाओं से न हुआ हो। ज्ञातव्य है कि शास्त्रीय भाषा बन जाने के बाद केंद्र उस भाषा पर शोध एवं विकास के लिए अनुदान देता है। इसके लिए केंद्रीय विश्वविद्यालयों में इससे संबंधित पेशेवर पीठ की स्थापना की जाती है तथा उस भाषा से संबंधित दो गणमान्य व्यक्तियों को पुरस्कार दिए जाने का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। इस तरह से हम लोग जो अध्याय 14 है राजभाषा ये समाप्त होता है। अगला जो है हम लोग अध्याय 15 आपात उपबंध है। तो इसको इस चैप्टर को जो आपात उपबंध संबंधित है इसको हम लोग आगे देखेंगे। तब तक इसको आप लोग पढ़ते रहिए।